हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विक्रम बेताल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम बहुत सारे एपिसोड सुन चुके हैं और बहुत सारी कहानियाँ हम ला चुके हैं। आज हम एक नया एपिसोड लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, उससे पहले हम पिछले एपिसोड को ज़रा याद करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो रामानंद थे, उन्हें अपने पुत्रों की विवाह की चिंता थी, जिसमें सुधाकर का विवाह रमा से हो जाता है और दयाकर अपने लिए एक प्रण लेता है कि वह एक सुंदर स्त्री से ही विवाह करेगा। अब हम आगे सुनेंगे कि दयाकर किस तरह रमा से बातें करता है और अपने धन को किस तरह से उन्हें दे देता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि वृद्ध रामानंद के एक पुत्र का विवाह हो चुका था और दूसरे पुत्र दयाकर का विवाह नहीं हो पाया था। हमने सुना था कि सुधाकर की धर्म पत्नी रमा दयाकर से बात करने के लिए आती है। अब हम आगे की कहानी को सुनेंगे। यह सुनकर दयाकर ने कहा, भाभी जी, आप अपने मन से बह को निकाल दीजिए। बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके मन का डर दूर हो जाए और आप निश्चित हो सके। तब रमा बोली, भाई साहब, आप आधा व्यापार व आधी संपत्ति अपने भाई सुधाकर के नाम कर दीजिए। भाभी जी, आधा क्यों, मैं तो पूरा व्यापार व पूरी संपत्ति सुधाकर के नाम करने को तैयार हूँ। दयाकर ने रमा को सांत्वना दी। इस तरह दयाकर ने पूर्ण संपत्ति व पूर्ण व्यापार सुधाकर के नाम कर दिया। परंतु जैसा कि हमेशा से होता आया है, इस बार भी वैसा ही हुआ। इतना अधिक धन प्राप्त करने के बाद रमा व सुधाकर में आवश्यकता से अधिक अभिमान आ गया। घमंड के नशे से चूर उन दोनों ने दयाकर की अपेक्षा प्रारंभ कर दी। दयाकर ने उन दोनों के व्यवहार में आए फर्क को अच्छी तरह समझ लिया। दयाकर को यह विश्वास हो गया कि धन के अभाव में किसी भी मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए दयाकर ने रमा व सुधाकर का घर त्यागने का निश्चय कर लिया। जाने के पहले वह रमा व सुधाकर से मिलने गया। उसे जाते देख रमा बोली, भाई साहब, यह हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अगर आप घर छोड़कर चले गए तो लोग व्यर्थ ही बातें बनाएंगे कि हमने आपको घर से निकाल दिया है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे साथ इसी घर में रहें। इस पर दयाकर बोला, भाभी जी, आप व्यर्थ चिंता न करें। जब लोग आपसे पूछें तो आप यह कह देना कि दयाकर ने स्वेच्छा से यह संपूर्ण संपत्ति हमारे नाम की है। मैं अपनी बुद्धिमता व सामर्थ्य से धन अर्जित करने जा रहा हूँ। धन कमाने के पश्चात ही मैं वापस लौटूंगा। यह सौगंध खाकर दयाकर ने घर छोड़ दिया। चलते चलते दयाकर एक जंगल के पास पहुंचे। उसे भूख लग रही थी, क्योंकि उसने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक घने वृक्ष के नीचे उसे दो आदमी लेटे हुए दिखाई दिए। वह उनके पास पहुंचा। जैसे ही दयाकर उनके पास पहुंचा, वे दोनों आदमी कातर स्वर में बोले, हे अजनबी, डाकुओं ने हमारा सारा धन लूट लिया है और हमें खूब मारा पीटा है। चोटों के कारण हमारा शरीर बहुत घायल है। हम दोनों चलने में असमर्थ हैं। हमें जोर की भूख लगी है। क्या आप हमें कुछ
भोजन दे सकते हैं। दयाकर ने आसपास देखा तो उसे एक फलदार वृक्ष नजर आया। उसने पेड़ के नीचे गिरे हुए फलों को एकत्र किया, फिर पत्ते तोड़कर उसकी तस्तरी बनाई। उसके बाद फलों को उसमें रखकर वह उन दोनों घायल आदमियों के पास पहुंचा और बोला, कृपया इन फलों का सेवन करें। इनके सेवन से आपको नई ताजगी का अनुभव होगा। जब आप लोग भरपेट खा चुके तो कुछ फल मेरे लिए भी छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं भी अपनी भूख शांत कर सकूं। मैंने भी अब तक कुछ नहीं खाया। दयाकर की बात सुनने के बाद दोनों घायल आदमी देखते ही देखते सभी फल खा गए। दयाकर के लिए कुछ भी न बचा। उन दोनों को इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने दयाकर के लिए एक भी फल नहीं छोड़ा है। उनमें से एक आदमी बोला, हमें खेद है कि हमने आपके खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन आपने हमारी सहायता की है, इसका बदला हम अवश्य चुकाएंगे। मेरा नाम रत्नास्वामी है। मैं बीजापुर का एक धनी व्यापारी हूँ। यह मेरा सेवक कुसुमाकर है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें कि हम आपके किसी भी काम आ सकें? यह सुनकर दयाकर ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। तब रत्नास्वामी बोला, मेरा व्यापार बहुत फैला हुआ है। इतने बड़े व्यापार को संभालने के लिए ईश्वर ने मुझे कोई पुत्र नहीं दिया है। तुम मेरे साथ चलो और मेरा व्यापार संभालो। यह सुनकर दयाकर बहुत खुश हुआ और वह रत्नास्वामी व कुसुमाकर के साथ बीजापुर के लिए चल दिया। बीजापुर पहुंचकर दयाकर ने रत्नास्वामी के यहाँ उसकी दुकान में काम करना प्रारंभ कर दिया। कुसुमाकर ने दयाकर को रहने के लिए अपने मकान में जगह दे दी। महीने की तनख्वाह के साथ साथ रत्नास्वामी दयाकर को मुनाफे में भी हिस्सा देने लगा। इस तरह दयाकर के पास धीरे धीरे धन इकट्ठा होने लगा। कुसुमाकर की पुत्री मनोरमा दयाकर की बुद्धिमत्ता व मेहनती स्वभाव से बहुत ही प्रभावित हुई। मनोरमा को दयाकर से प्रेम हो गया और यह दयाकर से विवाह की इच्छुक हो गई। दूसरी ओर रत्नास्वामी की भी एक बदसूरत पुत्री थी, जिसका नाम राजवती था। राजवती भी दयाकर की ओर आकर्षित थी तथा उससे विवाह करना चाहती थी। मनोरमा बहुत असमंजस में थी कि वह दयाकर के सम्मुख अपनी प्रेम का निवेदन किस तरह करे। अतः उसने इस विषय में अपनी प्रिय सखी राजवती से सलाह लेना उचित समझा। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही कहानी? थी ना मजेदार? क्या होगा आगे? दयाकर किससे विवाह करेगा? क्या होगा उसका फैसला? और क्या होगा इन कन्याओं का फैसला? किस तरह से आगे का जीवन होगा? आगे सुनेंगे हम नई कहानी में। तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए और हाँ, आप भूल जाते हैं कहानी को लाइक करना। प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही आपके लिए कहानियाँ लेकर आते रहेंगे प्लीज़। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।